तो हम लोगों ने जो है अब तक जो पढ़ा उसके बाद में आगे चलते हैं अवयव के प्रकार पर कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो अवयव कोई प्रकार नहीं है, ये रूप है उसके वास्तव में। रूप होने का मतलब ये है कि उसमें कोई फीचर्स घट गया, कोई बढ़ गया, तो वो उसका वो रूप बना देते हैं, तो उसका एक टाइप बना दिया। जैसे सबसे पहले स्तंभ अवयव की बात करें, स्तंभ अवयव शब्द को पढ़ने से ही पता लगता है कि उसकी बात कर रहे हैं जिसमें स्तंभ हो, लेकिन इसमें खास बात क्या होती है कि स्तंभ की संख्या रहेगी एक। मतलब क्या है कि किसी भी अवयव को हम स्तंभ अवयव कहते हैं यदि उसमें एक स्तंभ हो, पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती हैं, यानी कि रोज़ जो हैं, जैसे इसमें 4 है तो ये 4/1 का एक स्तंभ अवयव कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें स्तंभों की संख्या जो है केवल एक रहेगी। दूसरा होता है पंक्ति अवयव। देखो इसमें कोई प्रकार तो है ही नहीं, बस उसका रूप हो गया कि भाई उसमें एक स्तंभ हो गया तो स्तंभ अवयव कह दिया। अब किसी अवयव में अगर एक पंक्ति होगी तो उस अवयव को हम लोग कहेंगे पंक्ति अवयव, यानी कि रो मैट्रिक्स। उसमें कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये 4 कॉलम का है। तो जैसे कोटि होती थी m/n यानी कि r × c, तो m की वैल्यू जब 1 हो गई यानी कि रो 1 हो गई, तो रो 1 होने पर वो क्या बन गया, पंक्ति अवयव। लेकिन अगर उसी अवयव के अंदर अगर m/n में n की वैल्यू 1 हो जाए तो वो बन जाता है स्तंभ अवयव। तो ये कोई भी अवयव होता है, जैसे कोटि हमारी m/n लिखी होती है, अगर m की जगह 1 हो गया तो वो बन गया पंक्ति अवयव। जब m की जगह n की जगह 1 हो जाएगा तो वो बन जाएगा स्तंभ। इसके बाद में जो थर्ड वैरायटी आती है, जो थर्ड टाइप है उसकी, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक अवयव को हम लोग वर्ग अवयव या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं यदि उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो उस अवयव को हम वर्ग अवयव कहेंगे। कितनी कोटि का, n, क्योंकि अवयव बनता n/n कोटि का। तो n/n ना लिखकर हम इसे लिखेंगे n कोटि का वर्ग अवयव। ठीक है ना। इसमें एक खास बात और यहीं बता देता हूं कि जो वर्ग अवयव में विकर्ण में अवयव आते हैं, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं 1 4 6, तो इन अवयवों को कहते हैं हम लोग विकर्ण के अवयव। ये टॉपिक जो हाईलाइट हो रहा है इस वाले एरिया के अंदर इन्होंने बता रखा है विकर्ण अवयव क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको इसे एक तरीके से और बता देता हूँ कि उन अवयवों को विकर्ण अवयव बोलेंगे जब नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, जिसमें जैसे A11 में R और C दोनों आपस में बराबर हैं, A22 A33 A44, ये सब जो हैं, ये जो चारों वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं ये सारी वे वैल्यूज़ हैं जिसमें नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ भी देखो, और यहाँ भी समझ में आ रहा होगा 4 लिखा है, दोनों जगह 4 है। तो उस अवयव को हम लोग वर्ग अवयव बोलेंगे जहाँ पर उस अवयव के अवयव विकर्ण के अवयव कहलाते हैं वर्ग अवयव के। ये खास बात है। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट पॉइंट वो होता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में क्या खास बात होती है कि विकर्ण में तो अवयव होते हैं और जो विकर्ण के अतिरिक्त अवयव होते हैं वे सब होते हैं शून्य के बराबर। जैसे 3 कोटि का विकर्ण अवयव है, मतलब 3 कोटि का मतलब क्या है कि इसमें विकर्ण में ये वर्ग अवयव है n कोटि 3 कोटि का, तो इसका जो विकर्ण है उस विकर्ण में तो अवयव हैं और विकर्ण के अलावा जितनी जगह हैं वो सब शून्य के बराबर हैं। सेम जैसे अगर इस वाले को देखो 2 कोटि का है, 2 कोटि वाली में विकर्ण वाले में तो अवयव हैं और जो विकर्ण से अलग अवयव लिखे हुए हैं वो क्या है, शून्य। तो ये कोटि 2 का विकर्ण अवयव है। इसके बाद विकर्ण अवयव थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। क्या मॉडिफाई हो जाता है, वो बन जाता है एक अदिश अवयव। कैसे बनता है
कि उस विकर्ण अवयव को हम लोग अदिश अवयव कहते हैं यदि उसके विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर हों। जैसे अवयव सी की बात करूं तो इसके विकर्ण के सभी अवयव √3 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये तीनों अवयव समान हैं, लेकिन विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव हैं वो शून्य के बराबर हैं। तो इस अवयव को क्या नाम दिया है हमने? अदिश अवयव। इसके बाद में तीसरा बनता है तत्समक अवयव। अदिश अवयव का ही एक स्टेप और आगे हो गया कि वहाँ वो सब √3 के बराबर थे। मतलब यहाँ पर हम जब देख रहे थे तो सब जगह √3 लिखा हुआ था, अंक समान था, लेकिन तत्समक अवयव में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होता है खाली 1। यानी कि जब भी विकर्ण के अवयव किसी भी वर्ग अवयव के 1 के बराबर हों और विकर्ण के अतिरिक्त सारी संख्याएं शून्य के बराबर हों तो उस अवयव का नाम हो जाता है तत्समक अवयव, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आता है एक शून्य अवयव। शून्य अवयव होता है कि जिसके सभी अवयव शून्य के बराबर हों, यानी कि एक अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य के बराबर हो, चाहे वो वर्ग अवयव है, चाहे वो साधारण अवयव है, चाहे पंक्ति अवयव है या स्तंभ अवयव, कुछ भी हो, उसके अगर सभी अवयव शून्य के बराबर है तो उस अवयव का नाम होगा शून्य अवयव। और उस अवयव को रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के कैपिटल लेटर ओ से। ठीक है ना? ये कैपिटल ओ, अच्छा तुम्हें याद होगा, तुमने क्रम विनिमय, साहचर्य नियम, ये सब चीज़ पढ़े थे, याद होगा तुम्हें जब सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ते थे 9th-10th क्लास में, तो उसमें हम लोग कहीं पर एक जगह ऐसे पढ़ते थे कि ए में क्या ऐड करें कि ए आ जाए, तो हम लोग वहाँ क्या करते थे? 0। लेकिन अगर हम यहाँ अवयव की बात करें तो ए अवयव में कौन सा अवयव ऐड करें कि वो अवयव बने ए, तो यहाँ ऐड किया जाता है ओ, यानी कि शून्य अवयव। ये कुछ टाइप थी अवयव की। इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट टॉपिक है अवयव की समानता। अवयव की समानता में क्या है? दो या दो से दो अवयव की बात कर लेते हैं तुम्हारे लिए भी। दो अवयव को हम लोग जैसे समान अवयव कहेंगे, कब कहेंगे? जैसे मान लो हमारे पास में दो अवयव हैं, एक अवयव ए है और एक अवयव बी है। इन दोनों अवयव को हम लोग समान अवयव कहेंगे कब? जब इनकी कोटि समान हो। पहला पॉइंट, कोटि समान होने का मतलब क्या है कि अगर ये वर्ग अवयव है तो वर्ग अवयव, सिंपल अवयव है तो सिंपल अवयव। मतलब जो वर्ग ए की r इंटू सी की वैल्यू होगी वही वैल्यू समूह अवयव बी के लिए भी होनी चाहिए। यानी कि मान लो जैसे ये बन रहा है, जो एक उदाहरण दे रखा है नीचे, उसमें 2/2 का एक अवयव दिखा रखा है इस जगह। तो एक अवयव ए भी 2/2 है और बी अवयव की भी कोटि 2/2, यानी कि सिंपली मैं इसकी जगह बोल सकता हूं कि ए 2 कोटि का वर्ग अवयव है और बी भी 2 कोटि का वर्ग अवयव है। तो ये दोनों की कोटि समान हो। दूसरा, इसके संगत अवयव भी समान होने चाहिए। मतलब क्या है कि A11 इक्वल होना चाहिए B11, यानी कि मैट्रिक्स ए, अवयव ए की पहली पंक्ति पहले कॉलम का अवयव बी अवयव के पहली पंक्ति और पहले कॉलम के अवयव के समान हो। ये काम सबके साथ। ए 22 बराबर होना चाहिए बी 22 के, ए 33 ए 31 बराबर होना चाहिए ए बी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है ना? इसमें ऐसे समझो A11 B11 के बराबर हो, A12 B12 के बराबर हो और A21 B21 के बराबर हो। तो ये अवयव जो है, ए और बी अवयव जो थे,
इन अवयव को हम लोग बोलेंगे समान अवयव। कब बोलेंगे इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। ए और बी दो अवयव को समान अवयव कहेंगे जब वे दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। पहली कि उनकी कोटि समान हो, यानी कि अगर पहला ए 2 कोटि का है या 3 कोटि का है तो दूसरा भी 2 या 3 कोटि का ही होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वर्ग अवयव हो, इसमें कोई कंपलसरी नहीं होता कि वर्ग अवयव ही आपस में बराबर हो सकते हैं। कोई भी अवयव आपस में बराबर हो सकते हैं, उनकी कोटियाँ आपस में बराबर हो, यानी कि पहले का r इंटू सी दूसरे के r इंटू सी के बराबर होना चाहिए और उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कि पहले का अगर ये पहले वाले को a मान लूँ और ये दूसरे वाले को b मान लूँ तो a का पहला अवयव b के पहले अवयव से समान है, 3 के समान है, 0 के समान है, 1 के समान है, तो ये समान अवयव हैं। लेकिन इसके बराबर वाले इस वाले केस के अंदर तुम ध्यान से देखो कि A11 की वैल्यू है 3 लेकिन B11 की वैल्यू कितनी है 2, तो A11 जो है B11 के बराबर नहीं है, तो ये दोनों अवयव जो है समान अवयव नहीं है, इसलिए इन दोनों अवयव को हम लोग समान अवयव नहीं कहेंगे। अब तुम नीचे देखो, इसके नीचे एक उदाहरण और दे रखा है। इस उदाहरण में क्या दे रखा है कि ये वाला एक अवयव है RC, देखो इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, और इस वाले को भी ध्यान से देखो तो इसकी कोटि भी समान है, 3/2 है। अब जब दोनों अवयव आपस में बराबर दिखा रखे हैं तो इनके संगत अवयव भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। कैसे मतलब, जैसे ये x है ये इस माइनस के 1.5 के इक्वल होगा, क्योंकि जब दो अवयव आपस में बराबर हैं तो A11 किसके इक्वल होगा B11 के। सेम A12 जो है किसके इक्वल होगा B12 के। मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये y है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सेम बाकी एलिमेंट्स जो Z ABC अननोन है, हम इनकी वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल देखते हैं। इसके नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसकी जगह हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 छोड़ते हैं, 5 करते हैं। 5वें एग्जाम्पल के अंदर 2 अवयव दे रखे हैं, एक ये अवयव एक ये अवयव, और आपसे बोला है कि आप ABCD की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो भैया जी मैंने आपको बताया कि इसके संगत अवयव बराबर होंगे, यानी कि 2A + B किसके इक्वल होगा 4 के, और A - 2B ये वाला एलिमेंट होगा किसके इक्वल -3 के। तो इसके जस्ट नीचे एक इक्वेशन आ गई है, A - 2B = -3। इसके बाद में जो दूसरे एलिमेंट बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे थे, ये 5C - D इक्वल आएगा 11 के, और 4C - 3D इक्वल आएगा 24 के। तो अब आपके पास में टोटल 4 इक्वेशन हो गई हैं। 2 इक्वेशन हो गई हैं आपके पास में A और B वाली, और 2 इक्वेशन हो गई हैं आपके पास में C और D वाली। आपको पता है जितने अननोन होते हैं, अगर आपके पास में उतनी इक्वेशंस होती हैं तो आप उन्हें सिंपल 8th क्लास वाले मेथड से, जो इक्वेशन सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, उसकी सहायता से आप A और B की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इन वैल्यूज़ की बात करूं तो वैल्यूज़ निकल कर आ गई ABCD इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में, और ये जो है एग्जाम्पल मान के चलिए कि इस एक्सरसाइज के अंदर और पेपर के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है ना। ये वाला वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद में आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। अभी धन्यवाद।